ऊष्मा भाग 1। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. गरम और ठंडी वस्तुओं में अंतर, ख. तापमान क्या होता है, ग. तापमान कैसे मापते हैं। नमस्ते दोस्तों, कितनी गर्मी है आज। मन कर रहा है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊं। कितने अचरज भरी बात है ना दोस्तों कि हमें गरम और ठंडी वस्तुओं का अलग एहसास होता है। पर हम ये अनुमान कैसे लगा लेते हैं कि कोई वस्तु गरम है या ठंडी। गर्मी के दिनों में हमें गर्मी लगती है और सर्दी में ठंड लगती है। हमें वातावरण का एहसास कैसे हो जाता है। चलिए आज इस वीडियो के पात्रों के माध्यम से इसी तरह के कुछ सवालों के उत्तर ढूंढते हैं। रमा और राजा स्कूल से दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं। लगता है दोनों बहुत भूखे हैं। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। अरे आ गए बच्चों, चलो आओ। आज मैंने तुम दोनों के लिए गरम गरम पूरी और खीर बनाई है। आओ जल्दी से खा लो। वाह, मजा आ गया। ओहो, ये पूरी तो गरम है। तुम कैसे खा रहे हो राजा? तुम्हारी पूरी गरम नहीं है क्या? नहीं रमा, मेरी पूरी तो ठंडी है। माँ, ऐसा क्यों है कि वही पूरी मुझे गरम लग रही है और राजा को नहीं? हमें बहुत गरम या कम गरम का एहसास कैसे हो जाता है? पहले अपनी पूरी को फूंक कर ठंडी कर लो, फिर हम मिलकर एक प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आपको गरम खाना अच्छा लगता है या ठंडा? बहुत गरम खाने से तो मुंह ही जल जाता है। मैंने इन 3 बर्तनों में पानी भरा है। क्या अब तुम बता सकते हो कि कौन से बर्तन का पानी सबसे गर्म है? हाँ, ये दूसरे वाले बर्तन का पानी सबसे गर्म है क्योंकि उसमें से भाप निकल रही है। ओह, कितना ठंडा है। और ये ना ठंडा है ना गरम। तो क्या हम किसी भी चीज को छूकर पता लगा सकते हैं कि वो ठंडी है या गरम? नहीं राजा, मुझे लगता है कि वह खतरनाक हो सकता है। जैसे अभी अगर तुम गरम पानी में हाथ डालते तो तुम्हारा हाथ जल सकता था। हाँ, सही बोली तुम रमा, क्योंकि कई चीजें अत्यंत गर्म या ठंडी हो सकती हैं और उन्हें छूना संभव नहीं होता। हाँ, जैसे बर्फ। हाँ, बर्फ कितनी ठंडी होती है। कुछ देर पकड़ने से हाथ ही सुन्न हो जाता है। पर अगर कभी हम बर्फ के टुकड़ों को उठाते हैं तो वह जल्दी पिघल भी तो जाते हैं। हाँ, सोचो क्यों रमा? क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी या वातावरण की गर्मी उसे पिघला देती है। अच्छा, इसका मतलब है कि यह जानने के लिए कि कौन सी चीज कितनी गरम है या ठंडी, हम सिर्फ अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, किसी वस्तु की निश्चित ऊष्मा उसके ताप से समझी जाती है, पर हम ताप कैसे मापते हैं? क्या हुआ राजा, खांस क्यों रहे हो? सुबह से बदन दर्द कर रहा है माँ। अरे, तुम्हारा माथा तो गरम नहीं लग रहा। ठहरो, मैं थर्मोमीटर लाती हूँ। राजा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। रमा, तब तक तुम इस थर्मोमीटर को धोकर रख दो। इस थर्मोमीटर से कैसे पता लगता है कि हमें कितना बुखार है? इतनी छोटी सी कांच की ट्यूब है। कैसी हो रमा? कुछ परेशान लग रही हो।
लगता है मेरे बारे में सोच रही हो। हाँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हें ये तो पता ही है कि मेरा इस्तेमाल शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हाँ हाँ, पर यह यहाँ इस छोटे से बल्ब में ये चमकती चीज क्या है? यह मरकरी या पारा है। इस तरफ से जब माँ मुझे तुम्हारे मुंह या बगल में लगाती हैं, तब ये मरकरी फैलने लगता है और इस पतली नली की तरफ से प्रवेश करता है। जहां तक यह मरकरी फैलता है, वह तुम्हारे शरीर का तापमान दर्शाता है। यह तुम्हारे ऊपर C और F क्यों लिखा है? रमा, लंबाई को मापने की क्या इकाई है? सेंटीमीटर, मीटर आदि। सही। और ताप मापने के लिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की इकाई का इस्तेमाल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बड़े काम की चीज हो तुम तो। चलो, अब मुझे पानी से साफ करके मेरे कवर में रख दो, नहीं तो माँ नाराज हो जाएंगी। तो देखा दोस्तों, हमें कोई वस्तु कम गरम या कोई वस्तु अधिक गरम क्यों लगती है। हमने ये भी जाना कि शरीर का तापमान कैसे निर्धारित करते हैं। पर क्या इसी थर्मोमीटर से हम गर्म पानी का ताप माप सकते हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। अभी के लिए इतना ही। ऊष्मा भाग 2। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे तो कुछ दिनों से बुखार था। डॉक्टरी थर्मोमीटर पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। क्या आप सबको हमारे शरीर का सामान्य तापमान याद है? हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप सब भी अब थर्मोमीटर के उपयोग के बारे में जानते हैं, पर क्या हम डॉक्टरी थर्मोमीटर से गर्म पानी का तापमान माप सकते हैं? गर्म चीजें ठंडी और ठंडी चीजें गर्म कैसे हो जाती हैं? आइए, इस कहानी के माध्यम से ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. प्रयोगशाला तापमापी, ख. ऊष्मा का प्रवाहित होना, ग. चालक और कुचालक। रवि बेटा, जल्दी से दूध पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। माँ, यह तो अभी भी बहुत गर्म है, इसे जल्दी से ठंडा कर दो। माँ, क्या हम थर्मोमीटर से इस दूध का तापमान माप सकते हैं? नहीं रवि, ये खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरी थर्मोमीटर सिर्फ शरीर का तापमान मापने के काम आता है। पानी का ताप, दूध का ताप या मौसम का ताप, इन सब के लिए प्रयोगशाला थर्मोमीटर होता है। आपने इस ग्लास को ठंडे पानी में रखा और यह कुछ ही देर में ठंडा हो गया, और देखो अब यह पानी थोड़ा गर्म हो गया है। क्या इसका मतलब है कि ऊष्मा यानी कि हीट गर्म से ठंडे की तरफ जाती है? हाँ, सही बोले तुम रवि। ऊष्मा गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती है। क्या यही वजह है कि कल मेरी आइसक्रीम पिघल गई थी? हाँ बच्चों,
ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। रवि, ये लो तुम्हारी विज्ञान की किताब। कल टीचर जी से बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने पड़ेंगे। क्यों? क्या हुआ? क्या समझ नहीं आया तुम्हें? मेरे ऊष्मा के अध्याय में कई सवाल हैं। रवि बेटा, जरा सब्जी में करछी तो घुमा दो। ओह, यह करछी तो कितनी गर्म है। बेटा, वहाँ एक लकड़ी की करछी रखी है, वह ले लो। अरे, ये लकड़ी की चम्मच तो गर्म नहीं है, पर वो स्टील की चम्मच कितनी गर्म थी। हाँ, इसके बारे में हमारी विज्ञान की किताब में भी लिखा है, पर इसका कारण क्या है? चल रमेश, एक प्रयोग करते हैं। हम कुछ अलग अलग धातुओं से बनी चीजें लेते हैं और एक एक करके गर्म पानी में डालते हैं। देखते हैं कि कौन सी चीज पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। बच्चों, ठहरो, मैं पानी गर्म कर देती हूँ। यह देख रमेश, मैंने यह लकड़ी की चम्मच, स्टील की चम्मच, यह कैंची, ये प्लास्टिक का स्केल और यह चीनी मिट्टी की चम्मच लिया है। चल, इन सबको पानी में डाल देते हैं। ये देख रवि, स्टील की चम्मच कितनी गर्म हो गई और ये प्लास्टिक, लकड़ी और चीनी मिट्टी की चीजें तो गर्म ही नहीं हुई हैं। यह लोहे से बनी कैंची तो कितनी गर्म हो गई है। हाँ रमेश, मैंने देखा कि जब हम बगीचे में खेलते हैं तो वह लोहे की फिसल पट्टी भी तो कितनी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है लकड़ी, प्लास्टिक आदि में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है और स्टील, लोहा में ऊष्मा प्रवाहित होती है। सही निरीक्षण है। शाबाश बच्चों। जिन वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाहित होती है उन्हें चालक यानी कंडक्टर्स कहते हैं, और जिन वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक यानी इंसुलेटर्स कहते हैं। अच्छा, तभी कई बर्तनों के हैंडल यानी पकड़ने का स्थान प्लास्टिक के होते हैं, ताकि जब बर्तन में कोई गर्म चीज पक रही हो तो उसका पकड़ने का स्थान गर्म ना हो और हमारे हाथ ना जलें। हाँ, सही कह रहे हो। सूरज भी तो कितनी गर्मी देता है और उसकी वजह से हवा और नदी, समुद्र आदि का पानी गर्म हो जाता है। तो क्या हवा और पानी ऊष्मा के चालक हैं या कुचालक? दोस्तों, आपने सीखा कि ऊष्मा गर्म से ठंडी जगह की ओर प्रवाहित होती है। जिन वस्तुओं से ऊष्मा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे लोहा, और जिन वस्तुओं से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहते हैं। पर रवि के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि हवा और पानी से ऊष्मा प्रवाहित होती है या नहीं? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। ऊष्मा भाग 3। इस कहानी के उद्देश्य है: क. संवहन क्या होता है? ख. तटीय क्षेत्रों में प्रकृति में संवहन कैसे नजर आता है?
ग, हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने गई थी। गोवा महाराष्ट्र में एक सुंदर समुद्र तट है। तटीय क्षेत्र में मौसम हमेशा लुभावना कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम गर्मियों में हल्के और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? आइए इस कहानी के पात्र माला और राजा के साथ इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। माँ, मुझे नहाने के लिए पानी चाहिए। क्या आप मेरे लिए पानी गर्म कर देंगी? हाँ राजा, कुछ देर रुको, पानी गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा। अरे माँ, ये ज्वाला के पास वाला पानी जल्दी गर्म होता है ना? हाँ राजा। और फिर सारा पानी एक साथ गर्म हो जाता है। जैसा तुमने कहा कि ज्वाला के पास वाला पानी पहले गर्म होता है और वो ऊपर उठता है और आसपास का ठंडा जल उसकी जगह ले लेता है। फिर वो पानी गर्म होता है और ऊपर उठ जाता है। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक सारा पानी गर्म हो जाता है। इसे संवहन यानी कन्वेक्शन कहते हैं। माँ, क्या ये भी चालन यानी कंडक्शन जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है? हाँ, सही बोले तुम राजा। संवहन तरल पदार्थ और वायु में होता है। हवा भी तो सूर्य की ऊष्मा से गर्म होती है, तो क्या वह भी गर्म होकर ऊपर उठती है? चलो क्यों ना एक प्रयोग करें। हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कांच की खुली शीशी, एक मोमबत्ती, एक अगरबत्ती। हमें कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े पर 2 छेद करने पड़ेंगे, टेप और माचिस। चलो अब इस मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर ये कांच की खुली शीशी को इस प्रकार रख दो। अब ये कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े को ऐसे इसके ऊपर टेप से जोड़ दो। ये ध्यान रहे कि एक छेद बिल्कुल मोमबत्ती की लौ के ऊपर हो। अब इस दूसरे छेद पर ये अगरबत्ती जला के ऐसे रखो। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। अरे ये देखो, इस तरफ से अगरबत्ती का धुआं बाहर आ रहा है। हाँ, पर अगरबत्ती का धुआं अंदर कैसे गया? सोचो। मोमबत्ती के पास वाली गर्म हवा बाहर आ रही है और उसकी जगह पर अगरबत्ती के पास वाली ठंडी हवा दूसरे छेद से अंदर जा रही है। हाँ, और फिर वही हवा गर्म होकर मोमबत्ती के ऊपर वाले छेद से बाहर आ रही है। बहुत अच्छा बच्चों। इसका मतलब है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह पर ठंडी हवा जगह बना लेती है। अरे माला, तुम्हें याद है हमारे स्कूल में विज्ञान की एक प्रदर्शनी में एक बच्चे ने एक मॉडल बनाया था जिसमें उसने समझाया था कि तटीय क्षेत्रों में भी ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। चलो हमारी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि दिन के समय समुद्र तट पानी से जल्दी गर्म हो जाता है और वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। फिर इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं।
रात के समय इसका उल्टा होता है। समुद्र का जल समुद्र तट से धीरे ठंडा होता है और तट से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसे थल समीर कहते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे प्रयोग की तरह ही है। जैसे अगरबत्ती की तरफ से ठंडी वायु अंदर जाती है और गर्म वायु मोमबत्ती के छेद की तरफ से ऊपर आती है, वैसे ही समुद्र तट की वायु भी प्राकृतिक संवहन को दर्शाती है। सूर्य भी तो ऊष्मा प्रदान करता है, पर धरती और सूरज के बीच तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? हाँ, चालन और संवहन के लिए तो माध्यम चाहिए। तो फिर सूर्य की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? चल किताब में ढूंढते हैं। देख, यहाँ लिखा है कि सूर्य से धरती पर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा होता है। विकिरण दिखाओ मुझे। यहाँ ये भी लिखा है कि विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। राजा, तुम कुछ गरम पहन लो, अब ठंड बढ़ गई है। माँ, गरम कपड़े हमें गर्मी देते हैं और गर्मियों में हम हल्के रंग और हल्के कपड़े पहनते हैं। हाँ, सही बात है। गर्मी में हम हल्के रंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें कम गर्मी लगती है। पर गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें ठंड कम लगती है। अच्छा, तो मैं जल्दी से लाल रंग का स्वेटर पहन लेता हूँ। अरे, अब तो तुम्हारा नहाने का पानी भी ठंडा हो गया। चलो अब हम गृह कार्य कर लें, नहीं तो कल टीचर जी से डांट खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने समझा कि संवहन और विकिरण क्या होता है। हमने ये भी जाना कि तटीय क्षेत्रों में हमेशा सुहाना मौसम क्यों होता है। अब आप लोग जब कपड़े चुनने के लिए किसी रंग के बारे में सोचेंगे तो मौसम का जरूर ध्यान रखेंगे। जल्द मिलेंगे।